हेलो एवरीवन, ओबीजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने क्या स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? वो टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस और उसके अंदर अपन ने एक टॉपिक कवर कर लिया था oogenesis। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दोनों के लिए अपन ने क्या देखा था, एक फॉर्मेट देखा था। जो फॉर्मेट का मतलब ये था अपने को समझाने का कि दोनों ईजी हो जाए। तो आज का अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली दो प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है। कौन कौन सी? मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब पहले तो होता है स्पर्मेटोसाइटोसिस, उसके बाद में होता है स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब क्या निकला, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या है, इसके अंदर स्पर्मेटोसाइटोसिस भी होता है और स्पर्मियोजेनेसिस भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, कैसे होता है ये इसकी प्रोसेस क्या होती है? टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पर एक वर्ड निकला क्या, स्पर्म, और एक निकला जेनेसिस। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता हो। देखें अपन ने फॉर्मेट देखा था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। जर्म सेल से फिर क्या बनी, स्पेशियल सेल, और स्पेशियल सेल यहां पे क्या होगी, स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद में बनेगी स्पर्मेटिड, ठीक है। अपन ने पहले भी देखा है ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है या कौन सी सेल एन होती है, कौन सी 2n होती है। तो जर्म सेल कैसी होती है, एन होती है या 2n? जर्म सेल 2n होती है। यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया एन हो गया 2n। प्राइमरी जो सेल अपन ने देखी थी, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एन हो गया 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगी, एन हो गया 2n, एन होगी। क्यों होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। माइटोसिस डिवीजन हो रहा था मतलब समसूत्री विभाजन, मतलब गुणसूत्र का डिवीजन नहीं हो रहा था, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ही डिवाइड होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन आएगी। फिर स्पर्मेटोसाइट, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उसके अंदर जब मियोसिस सेकेंड होगा तो किसका निर्माण होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। स्पर्मेटोसाइट की यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की नंबर कितनी होगी, 2। स्पर्मेटिड की नंबर कितनी होगी, 4। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की नंबर कितनी है, 2। स्पर्मेटिड की 4। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या हो रहा है, या स्पर्म के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस को अलग से नाम देते हैं, कौन सी, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अपन ने दो प्रोसेस देखी थी। एक तो था स्पर्मेटोसाइटोसिस, जो यहां तक की प्रोसेस होगी। फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी, स्पर्मेटोसाइटोसिस। देन सेकंड कौन सी होगी, यहां से और यहां तक, मतलब जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो प्रोसेस कौन सी है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये सेकंड प्रोसेस मतलब स्पर्मियोजेनेसिस, और ये है स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या देखा अपन ने, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर स्पर्म का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है।
सबसे पहले जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल के अंदर क्या हो रहा है, जब समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो किसका निर्माण होगा, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा, और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर फिर से समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। देन मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस फर्स्ट होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, तो फिर किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा, और उसके बाद में फिर इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा तो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के अंदर मॉडिफिकेशन होना, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, या कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये दो प्रोसेस से मिलकर बना है, एक तो स्पर्मेटोसाइटोसिस और एक स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस। ठीक है, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्ट में क्या बना, स्पर्म बना, एंड ooजेनेसिस के रिजल्ट में क्या बना, ओवम बना या सेकेंडरी ooसाइट बना। तो उनकी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी ooसाइट। सेकेंडरी ooसाइट के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सेकेंडरी ooसाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। कैसी स्ट्रक्चर है ये, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, द्रव प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं कि सेल के जो प्लाज्म होता है सेल का, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर सेकेंडरी ooसाइट के प्लाज्म को क्या बोल देंगे, ऊप्लाज्म। तो ये क्या है, ऊप्लाज्म। कौन सी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है। यदि 2n लिख देता मैं यहाँ पे, तो वो कौन सी हो जाती, जाइगोट के अंदर चली जाती। नेक्स्ट, इसके बाहर की तरफ एक वाटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाहर की तरफ एक वाटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसी लेयर होती है ये, वाटरी लेयर होती है। और इस लेयर के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। कैसा फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जो क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इस फ्लूइड का नाम क्या होगा, वाइटेलस फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है यहाँ पर। और इन दोनों लेयर के मध्य, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के मध्य एक स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीवाइटेलाइन स्पेस। और इस स्पेस के अंदर पोलर बॉडी होती है। इस स्पेस के अंदर क्या होती है, पोलर बॉडी होती है। यदि यहां पर कौन सी कंडीशन है, एन है, हैप्लॉइड है, अनफर्टिलाइज कंडीशन है, तो यहां पर पोलर बॉडी कितनी होगी, पिछली क्लास में अपन ने देखा था, यहां पर पोलर बॉडी होगी 1। यदि फर्टिलाइज कंडीशन होती है तो यहां पर पोलर बॉडी कितनी होती, 2, मतलब जाइगोट की स्ट्रक्चर होती तो यहां पर पोलर बॉडी कितनी होगी, 1। पेरीवाइटेलाइन स्पेस के अंदर, पेरीवाइटेलाइन स्पेस के अंदर क्या होती है, पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है। और ये एक अनफर्टिलाइज कंडीशन है, सेकेंडरी ooसाइट की स्ट्रक्चर है, तो यहां पर क्या होगी, पोलर बॉडी की नंबर कितनी होगी, 1। अब इस लेयर के बाहर की तरफ एक लेयर और पाई जाती है, और उस लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या होता है, ये होती है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये जो कोरोना रेडिएटा होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेकेंडरी ooसाइट की क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ये कोरोना रेडिएटा किसकी बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रेन्युलोसा सेल की बनी हुई होती है। कौन सी सेल की बनी हुई होती है, ग्रेन्युलोसा सेल की बनी हुई होती है कोरोना रेडिएटा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, सेकेंडरी ooसाइट की। देन
इसके नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है? जोना पेलुसिडा। और ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है? वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी लेयर प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है या प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो वो है जोना पेलुसिडा जो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट, इसके नीचे क्या है? पेरीवाइटेलाइन स्पेस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पोलर बॉडी। और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन कौन सी है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन होती है? ये एक वाटरी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है? ये वाटरी मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और वो फ्लूइड कैसा होता है? वाटरी फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड कैसा होगा? वाटरी फ्लूइड है। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। फिर से सुने, जो वाइटलस फ्लूइड है वो एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड है और ये फ्लूइड क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, इसके नीचे क्या है? फिर उपलाज्म है और ये केंद्रक है, गुणसूत्र है यहाँ पे। ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? सेकेंडरी oocyte की। अब यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक तो आता है कि जो सेकेंडरी oocyte की जो लेयर है बाहर से अंदर की तरफ, उसका सीक्वेंस क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो स्पर्म का कॉन्टैक्ट डायरेक्शन क्या होगा, कौन सी लेयर से सबसे पहले कॉन्टैक्ट करेगा, कौन सी लेयर सबसे बाद में कॉन्टैक्ट करेगा। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, आंसर दोनों का क्या है? सेम है। तो सबसे पहले क्या होगा? कोरोना रेडिएटा से कॉन्टैक्ट करेगा स्पर्म, उसके बाद में किससे कॉन्टैक्ट करेगा? ये जोना पेलुसिडा से कॉन्टैक्ट करेगा। देन उसके बाद में किससे कॉन्टैक्ट करेगा? ये पेरीवाइटेलाइन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये तो हो गई क्या? डायरेक्शन। और यही हो गई क्या? आउटर लेयर कौन सी हो गई? कोरोना रेडिएटा। और इनर लेयर कौन सी होगी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इनर लेयर कौन सी हो गई? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। यदि क्वेश्चन आए कि स्पर्म का डायरेक्शन क्या होगा कॉन्टैक्ट का, तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा से कॉन्टैक्ट करेगा, फिर उसके बाद में जोना पेलुसिडा से, देन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से। यदि क्वेश्चन आ जाए लेयर, तो बाहर से लेयर ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। आउटर लेयर कौन सी होगी? कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलुसिडा एंड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये डायरेक्शन भी हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं सेकेंडरी oocyte के बाद में स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्पर्मेटोजोआ को तो आप बहुत अच्छी से जानते होंगे। ठीक है, अब है स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर। या स्पर्म, जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म होता है उसके चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हेड होता है, फिर नेक, फिर बॉडी, देन टेल। चार पार्ट होते हैं उसके। एंड ये जो स्पर्मेटोजोआ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और आप जानते हैं प्रोन्यूक्लियस कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हैप्लॉइड बोले तो गुणसूत्र की संख्या जिसके अंदर क्या हो? आदि हो। जैसे कि मतलब स्पर्म के अंदर भी क्या होगा? प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये क्या ऐसी स्ट्रक्चर है? एन है। सेकेंडरी oocyte के अंदर भी कैसा होगा? प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वो कैसी स्ट्रक्चर है? एन है। ठीक है, देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे ऊपर की तरफ क्या होगी? टेल तो होगी नहीं, होगी तो हेड ही। देन उसके बाद में क्या होगा? नेक। ठीक है, और नेक के बाद में क्या होगा? बॉडी, या मैं बोल सकता हूं मिडल पार्ट। ठीक है, और इसके बाद में थर्ड पार्ट कौन सा होगा? टेल। ठीक है, ये चारों पार्ट हो गए। कौन कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया हेड। ठीक है, देन ये पार्ट कौन सा हुआ? नेक।
और इस नेक वाले पार्ट के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, प्रोन्यूक्लियस। ये कौन सा पार्ट है, मिडल पार्ट। यही से मैं बोल सकता हूं बॉडी। और ये पार्ट कौन सा है, टेल। ठीक है। जो हेड वाला पार्ट होता है उसके सबसे ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, एक एक्रोसोमल कैप पाई जाती है। क्या होती है, ये है एक्रोसोमल कैप। और इस एक्रोसोमल कैप के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी oocyte की लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा हो गई, जोना पेलुसिडा हो गई या वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई, उनको डैमेज करने में या उनको तोड़ने में काम करते हैं। तो यहां पर कौन सा है, हाई एल्यूरोनाइडेज एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये एक प्रकार का तेजाब है जो क्या करता है, ये उस लेयर्स को क्या करता है, डैमेज करता है, सेकेंडरी oocyte की लेयर्स को डैमेज करता है ये। नेक्स्ट यहां पर क्या है, ये प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है नेक वाले पार्ट के अंदर। और प्रोन्यूक्लियस है, यहां पर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि प्रोन्यूक्लियस का निर्माण कौन करता है। प्रोन्यूक्लियस का निर्माण करता है हेड एंड नेक पार्ट। बेसिकली प्रोन्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की या हैप्लॉइड सेल की केंद्र को अपन क्या बोलते हैं, प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। और इसका निर्माण कौन सा पार्ट करता है, यहाँ पर अपन स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के रेस्पेक्ट में देखें, हेड या फिर हेड एंड नेक, ये क्या करते हैं, प्रोन्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है मिडल पार्ट या बॉडी में बोल सकता हूँ। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया चेन के अंदर प्रेजेंट होता है सॉरी। और चेन के अंदर प्रेजेंट होता है तो कितनी चेन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। माइटोकॉन्ड्रिया की 9 चेन पाई जाती है। क्या होती है, फिर से सुने, मिडल पार्ट के अंदर या फिर मैं बोल सकता हूं बॉडी पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की चेन पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की 9 चेन पाई जाती है। और प्रत्येक चेन के अंदर 9 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मतलब ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की चेन, माइटोकॉन्ड्रिया चेन है। और कितनी है, 9। ठीक है। और प्रत्येक चेन के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, 9। चेन कितनी होगी, 9। और एक चेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कितनी होगी, 9। ठीक है। और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस की तरह काम करता है। एटीपी, यहाँ पर एटीपी मतलब रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, ये पावर हाउस का काम करता है, जो इसके मूवमेंट में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। मूवमेंट में तो बेसिकली टेल हेल्प करवाएगी, लेकिन एनर्जी कौन देगा इसको, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। फिर से सुने, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की 9 चेन पाई जाती है और प्रत्येक चेन के अंदर 9 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो यहाँ पर क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है टेल। टेल किसमें हेल्प करवाता है, मूवमेंट में। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी एक स्पर्मेटोजोआ की या फिर स्पर्म की। फिर से देखें, क्या देखा अपन ने, 4 पार्ट होते हैं इसके, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। यहाँ पर क्या होती है, एक्रोसोमल कैप होती है। और वो इस कैप के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेकेंडरी oocyte की लेयर्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है। यदि वो लेयर डैमेज नहीं होगी तो क्या होगा, मिलन नहीं होगा इनका। ठीक है। तो ये एंजाइम यहाँ पर क्या है, हाई एल्यूरोनाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस का निर्माण किसके द्वारा होता है, हेड एंड नेक के द्वारा प्रोन्यूक्लियस का निर्माण होता है। ये पार्ट है बॉडी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी चेन पाई जाती है, 9 चेन पाई जाती है। प्रत्येक चेन के अंदर 9 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये एनर्जी का काम करता है, एनर्जी देता है। टेल वाला पार्ट क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। ठीक है। ये लास्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट, इसी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें आप। स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, आप जानते हैं सेकेंडरी oocyte का लाइफ स्पान कितना होता है, 12 से 24 घंटा। लेकिन स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, 48 to 72 हार। ये क्या होता है, लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट,
इसके बाद में है 61 डेज, देन है 3 मंथ, इसके बाद में है 16 डेज। ये क्या है? 61 डेज वो है जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने का टाइम है। मतलब एक टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उनमें लगने वाला ड्यूरेशन कितना होता है? 61 डे का। टेस्टिस के अंदर स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगेगा? 61 डेज। तो ये 61 डे का कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है 3 मंथ। 3 मंथ का कंसेप्ट ये है कि जो टेस्टिस से निकलने वाली जो डक्ट होती है, जैसे वास डिफरेंस हो गया, वास एफरेंस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, इन डक्ट्स के अंदर 3 महीने तक स्पर्म पड़े हुए होते हैं। मतलब स्पर्म रहते हैं 3 महीने तक। 3 महीने का कंसेप्ट क्या है कि जो डक्ट सिस्टम है उनके अंदर स्पर्म 3 महीने तक पड़े रहते हैं। या इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, जो डक्ट सिस्टम है उनके अंदर स्पर्म कितने महीने तक रह सकते हैं? 3 महीने तक रह सकते हैं। मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये है डक्ट से रिलेटेड। और यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसने क्या करवाई है? वेसेक्टोमी करवाई है। तो क्या उसको बैरियर का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे कुछ समय के लिए? तो उसको बैरियर का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि 3 महीने तक क्या है, टेस्टिस से जो आगे डक्ट सिस्टम है उन डक्ट के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है। आगे फिर धोखा हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। यदि उसको पता नहीं हो तो आगे कुछ भी हो सकता है, फिर वो आप जानते हैं उसके बारे में। तो 3 महीने से रिलेटेड क्या था ये कि जो डक्ट सिस्टम है उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं 3 महीने तक, उसके बाद में नहीं। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या देखा अपन ने, जो वेसेक्टोमी यदि पेशेंट करवाता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप 3 महीने के लिए बैरियर का यूज करें। नेक्स्ट है 61 डेज। 61 डेज का कंसेप्ट क्या है? ये एक प्रकार की अरेस्ट फेज है। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं तो वहां पर क्या होती 16 डेज क्या होती है? जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं वहां पर अरेस्ट फेज आती है। क्या आती है? अरेस्ट फेज आती है। और अरेस्ट फेज भी कहां पर होती है? मियोसिस फर्स्ट यहां पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्या है 16 दिन का कंसेप्ट? क्या है? टेस्टिस का निर्माण, मतलब स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण जब कहां पर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। तो 16 दिन के लिए अरेस्ट फेज आती है। और कौन से डिवीजन में रुकेगा? मियोसिस फर्स्ट में रुकेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब अपन ने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था वहां पर अपन ने ब्रीफ रिवीजन किया था किसका? साइटोलॉजी का या फिर सेल डिवीजन का। तो वहां पर क्या देखा था अपन ने कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर कौन सा डिवीजन चलता है? समसूत्री विभाजन चलता है, माइटोसिस डिवीजन चलता है। लेकिन गैमेटोजेनेसिस के अलावा या फिर गैमेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा चलता है? मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन चलता है। तो अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मली कैसे चलती है? समसूत्री विभाजन। लेकिन यहाँ पर कौन सी चल रही है? अर्धसूत्री विभाजन। जब जैसे ही बॉडी को पता चलेगा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन आएगी तो वहाँ पर क्या होगा? अरेस्ट लेगी वो। जैसे ही अपन ने oogenesis देखा था तो वहाँ पर भी अरेस्ट आया था। वहाँ पर अरेस्ट कहाँ से कहाँ तक आया था? जन्म से जवानी तक। जन्म से जवानी तक क्या आया था? अरेस्ट आया था। मतलब बर्थ से प्यूबर्टी तक अरेस्ट आया था। तो यहाँ पर कितने दिन का है? यहाँ पर ओनली 16 दिन का अरेस्ट आता है। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है तो वहाँ पर 16 दिन का क्या होता है? अरेस्ट आता है। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर होता है। क्या था ये चारों पॉइंट? स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है? 48 से 72 घंटा होता है। और जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की ड्यूरेशन कितनी होती है? 16 डेज। 3 महीने का कंसेप्ट क्या है कि जो डक्ट सिस्टम है उनके अंदर 3 महीने तक स्पर्म पड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया था। 16 डेज का क्या होता है कंसेप्ट? इसका कंसेप्ट यही है कि ये अरेस्ट फेज है। 16 डेज किसको इंडिकेट कर रहा है? अरेस्ट फेज को इंडिकेट कर रहा है। जब स्पर्म का निर्माण हो रहा है टेस्टिस के अंदर वहां पर अरेस्ट हो रहा है इस डिवीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।